नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और GMR कंपटीशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूं और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश PCS का फॉर्म आया था, UP PCS का, जिसकी लास्ट डेट थी 21 मई यानी 21 मई। अभी इसकी लास्ट डेट बढ़ा करके मैं आपको बताऊं, इसकी लास्ट डेट बढ़ा करके 2 जून ये फीस जमा करने की डेट है और इसके बाद जो है 4 जून जो है वो आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है या अंतिम तिथि है। सुनो ज़रा एक बार, आप सब बालकों को पता होगा UP PCS का फॉर्म आया था जिसकी लास्ट डेट थी 21 मई। अभी इसकी लास्ट डेट 2 जून कर दी गई है फीस जमा करने की। ऑनलाइन आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक फॉर्म पार्ट 1 भरवाया जाता है और पार्ट 1 के बाद वो आपसे फ़ीस जमा करने के लिए कहता है। जब आप फ़ीस जमा करते हैं और ऑनलाइन फ़ीस जमा करते हैं तो उसके बाद वो कहता है क्या आप दूसरा फॉर्म भरना चाहेंगे, और अगर आप जमा कर देते तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद 4 जून तक का समय यानी 2 दिन का समय और आपको मिलेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप 4 जून तक का इंतज़ार न करें, 4 जून की प्रतीक्षा न करें। आप इससे पहले ही 25 मई तक आप लोग ये फॉर्म भर दें। एक चीज़, यानी UP PCS की जो लास्ट डेट थी 21 मई उसको बढ़ा करके 4 जून कर दिया गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस 4 जून का इंतज़ार न करें, आप 25 मई तक ही फॉर्म भर दें। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका प्री का पेपर अभी तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, अभी मई चल रहा है, लेकिन इसका प्री का पेपर संभावना ये है कि आपका जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर में इसका प्रीलिम्स का पेपर जो है वो करा लिया जाएगा। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्या होता है आगे, अभी इस पे हमारा कुछ भी बोलना वो उचित नहीं रहेगा। 2 बातें। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, जो हमारी क्लास यहाँ चल रही है, जो मैं आपके साथ टॉपिक सब्जेक्ट डिस्कशन कर रहा हूँ, उसको मैंने इसको टारगेट करके डिज़ाइन किया है। इस PCS प्री को टारगेट करके जो हमारी क्लास का कंटेंट है, जो हमारी क्लास का विषय वस्तु है, उसे मैंने उत्तर प्रदेश PCS के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। अगली चीज़, चौथी बात मैं आपको क्या बताना चाहूँगा कि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको सरल से सरल तरीके से अधिक बातों को समझाने का प्रयास करूं। इसलिए आप लोग भी इस लॉकडाउन में अपना समय बर्बाद ना करें, आप इस पे एक शानदार सा नोट्स बनाएं। और बहुत सारे बच्चों ने, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे बच्चे अपना नोट्स मुझे सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए वेल डन, आप ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते रहिएगा। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग इस चीज़ को समझिए कि बिना नोट्स बनाए कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग आज इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ने जा रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर अभी आप कांग्रेस डिस्कशन कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद आप समाजवादी पार्टी डिस्कशन करें, आप फिर उसके बाद BJP डिस्कशन करें। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो INC है, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 से और 1947 तक के समय में
ये जो कांग्रेस है वो आज़ादी का केंद्र रही है, हर आंदोलन की धुरी रही है, हर एक बात में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप सब बच्चों ने पढ़ा है, आप सब बच्चे इतना जानते हैं कि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, इसीलिए ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो असफल घोषित कर दिया था। यानी कांग्रेस जो है वो एक बड़ी और महत्वपूर्ण पार्टी थी, इसके बिना कोई भी निर्णय अंग्रेज सरकार के द्वारा लेना मुश्किल था। इससे डिस्कशन, इससे विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय या कोई डिसीजन लिया जाता था। अब हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मैं समझा रहा था आपको, जो मैं बता रहा था कि कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। और इसके अध्ययन में सबसे पहले आप देखिएगा, मैं आपको बहुत सरल तरीके से विषय वस्तुओं को समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसा कि आप सब लोग और मैं भी, पूरी दुनिया जानती है कि भारत जो है, भारत अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है, उपनिवेश रहा है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये उपनिवेश क्या होता है, यानी हमें सबसे पहले अब उपनिवेश या उपनिवेशवाद पर डिस्कशन करना चाहिए। हम लोग देखिए, जैसा आप टॉपिक का नाम देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिस्कशन कर रहे हैं। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है। यानी उपनिवेश या उपनिवेशवाद क्या होता है। तो बेटा देखो, सीधी सी एक बात बताऊं, जब एक शक्तिशाली देश या जब एक शक्ति संपन्न देश, जब एक शक्तिशाली देश या राष्ट्र, जब एक शक्तिशाली देश या राष्ट्र दूसरे कमजोर राष्ट्र पर, जब एक शक्तिशाली देश या एक शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पर क्या कर लेता है, अधिकार स्थापित करता है, अपना अधिकार कर लेता है। किस लिए? अपने हितों को पूरा करने के लिए, अपने हितों को पूरा करने के लिए। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी बालक यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दें, और अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि बेटा उपनिवेश या उपनिवेशवाद क्या होता है, तो आप उपनिवेशवाद की परिभाषा जैसे बोर्ड पर लिखी हुई है सेम ऐसे ही बोलेंगे कि सर, जब शक्तिशाली देश या एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे कमजोर राष्ट्र पर अपना अधिकार स्थापित करता है, और वो भी अपने हितों को पूरा करने के लिए, हितों को पूरा करने के लिए जब दूसरे कमजोर राष्ट्र पर अपना अधिकार करता है, तो इसे उपनिवेश या उपनिवेशवाद कहा जाता है। ये डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, बहुत ही शानदार है। बस आप इतना सा ध्यान रखिएगा, एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे कमजोर राष्ट्र पर अपना अधिकार करता है, काय के लिए? अपने हितों को पूरा करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने हितों को पूरा करने के लिए, तो देखो बेटा, यहाँ किसी शक्तिशाली राष्ट्र के क्या हित हो सकते हैं? आर्थिक हित हो सकते हैं, क्या हित हो सकते हैं? राजनीतिक हित हो सकते हैं, राजनीतिक क्या हित हो सकते हैं? धार्मिक हित हो सकते हैं,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सब देखते हैं कि हमारा भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, यानी अंग्रेज आर्थिक तौर पर भारत का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अंग्रेज भारत में कृषि पे कितना ज़्यादा लगान लगाते थे। आप बताइए, लगान की दर 50%, कुल उपज का 50%, यानी यदि किसी किसान के खेत में 25 बोरी गेहूँ हुआ है तो उसमें से 12 साढ़े 12 बोरी गेहूँ अंग्रेज सरकार को देना, यानी लगान की दर जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी, यानी आर्थिक शोषण, बस पैसा कमाना। आप देख रहे थे किस तरह अंग्रेज हमारे देश में ज़बरदस्ती अफीम की खेती कराते थे, नील की खेती कराते थे, और किस तरह से वो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल हमारे देश से ले जाते थे, तैयार माल हमारे देश में लाते थे। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। हमारा देश पूरी तरह ब्रिटेन के सामान पर निर्भर हो गया। इससे हमारे देश के उद्योग धंधे नष्ट हो गए, हमारे देश में बेहद बेरोजगारी बढ़ गई। बेटा, इस तरह हमारे देश का आर्थिक शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। राजनीतिक शोषण, राजनीतिक विस्तार कर रहे थे अंग्रेज पूरी दुनिया में, और धार्मिक शोषण, हमारे देश के हिंदू और मुस्लिम भाई बहनों को ईसाई बनाया जा रहा था। तो मैं बता रहा था कि जब कोई देश अपने हितों को पूरा करने के लिए, हित मैंने आपको समझा दिए, इनको पूरा करने के लिए दूसरे राष्ट्र पर अपना अधिकार करता है, तो बेटा इसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। और जो उपनिवेश है उस पर इस देश के द्वारा सत्ता का संचालन किया जाता है। उपनिवेश पर इस शक्तिशाली देश के द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है, शक्तियों का संचालन किया जाता है, और उपनिवेश की जनता अपना शासन स्वयं नहीं कर सकती है। बेटा, हम आगे समझ रहे हैं कि अपने हितों को पूरा करने के लिए जब ये सरकार एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी, जब ये सरकार शोषण कर रही थी, तो बेटा हमारे देश की जनता, भारत की जनता जो है, जनता असंतुष्ट थी। जनता जो है वो असंतुष्ट थी, और जनता जब असंतुष्ट थी तो जनता में राष्ट्रवाद की भावना वो प्रकट हो रही थी। राष्ट्रवाद की भावना मतलब हमारा देश है और हमारे देश में हमसे ही कितना भेदभाव हो रहा है, हमारा देश है और ये विदेशी कितना टैक्स वसूल रहे हैं, हमारा देश है और हमारे देश का अपमान हो रहा है और ये अपने धर्म का किस तरह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारा देश है, शासन हमको करना चाहिए, शासन ये कर रहे हैं। यानी इस तरह हमारे देश में जब बेटा भारत अंग्रेजों का उपनिवेश या उपनिवेशवाद था, तब जनता भारत की असंतुष्ट थी, क्योंकि ये अपने हितों को पूरा करने के लिए हमारे देश में एक्सप्लॉयटेशन यानी जबरदस्त शोषण कर रहे थे, जिससे जनता में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। और बेटा जब राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी तो भारत में राष्ट्रवादी नेताओं की संख्या बढ़ रही थी, राष्ट्रवादी लीडरों की संख्या बढ़ रही थी। और बेटा जब राष्ट्रवादी नेताओं की संख्या बढ़ रही थी तो भारत में क्षेत्रीय दलों का गठन किया जा रहा था। और जब भारत में क्षेत्रीय दलों का गठन हो चुका था तो इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का दल होना चाहिए। दोबारा से देखिए, कांग्रेस की स्थापना का कारण आपके लिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्या लिखा है? भारत अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है, हमारा देश अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है।
उपनिवेश या उपनिवेशवाद होता क्या है? तो देखो बेटा, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र या जब कोई शक्तिशाली देश अपने हितों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे कमजोर राष्ट्र पर अपना अधिकार स्थापित करता है, अधिकार स्थापित करता है मतलब उस पर अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण स्थापित करता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसमें उसके हित क्या हो सकते हैं? पहले हित होते हैं आर्थिक हित, दूसरे हो सकते हैं राजनीतिक हित, तीसरे हो सकते हैं आर्थिक हित, आगे भी सामाजिक हित, बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ हम लोगों ने आगे पढ़ा है। तो अपने इन हितों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। और बेटा, इस उपनिवेश में शोषण के कारण भारत की जनता असंतुष्ट थी, और भारत की जनता असंतुष्ट थी इसलिए भारत की जनता में राष्ट्रवाद की भावना उदय हो रही थी और राष्ट्रवादी नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। ये राष्ट्रवादी नेता अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय दलों का गठन कर रहे थे। और बेटा, क्षेत्रीय दलों, जब बहुत सारे भारत में क्षेत्रीय दलों का गठन हो गया तो इस बात की आवश्यकता महसूस किए जाने लगी कि राष्ट्रीय स्तर का एक दल होना चाहिए, यानी एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो नेशनल लेवल की हो। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। और आगे क्या बात करनी है? देखो बेटा, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे देश के नेता सोच रहे थे, जिस तरह हमारे देश में इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि भारत में एक राष्ट्रीय दल होना चाहिए, वैसे ही, बिल्कुल ऐसे ही अंग्रेज भी इस बात का विचार कर रहे थे कि भाई पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं और ये अलग अलग क्षेत्रीय दल कभी भी किसी भी बात पे असंतुष्ट हो जाते हैं, बवाल करने लगते हैं, टेंशन होती है। और इस तरह हम कहाँ कहाँ क्षेत्रीय दलों के साथ मिलके मीटिंग करें, इससे अच्छा है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल होना चाहिए। अंग्रेज भी यही चाहते थे कि भारत में छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं। हम कब तक इन क्षेत्रीय दलों के साथ विचार विमर्श करते रहेंगे, कब तक हम इन क्षेत्रीय दलों के साथ अपना एग्रीमेंट करते रहेंगे? इससे अच्छा है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल हो, भारत के लोग इस राष्ट्रीय दल के पास अपनी समस्याएं लेकर आएँ और ये राष्ट्रीय दल जो है वो हमारे साथ विचार विमर्श करके किसी भी समस्या का समाधान करे। यानी जब ये दोनों चाह रहे थे तो ऐसे में एक बीच में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था एलन ऑक्टविन ह्यूम। ये एलन ऑक्टविन ह्यूम आते हैं। बेटा, ये जो एलन ऑक्टविन ह्यूम थे ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये एक स्कॉटलैंड के निवासी थे और भारत में एक सिविल सेवक थे, यानी भारत में एक बड़े अधिकारी थे। 1857 की क्रांति के समय ये इटावा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। मैं आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि एलन ऑक्टविन ह्यूम, जिन्हें हम A.O. ह्यूम भी कहते हैं, ये एक स्कॉटलैंड के नागरिक थे और भारत में अंग्रेज सरकार के एक जो है अधिकारी रह चुके थे। अच्छा, और यही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन पर अंग्रेज भरोसा करते थे। अंग्रेज भरोसा करते थे कि भैया ये बढ़िया आदमी है, जो कहेगा, जो कहता, अच्छी बातें करता। और बाई लक देखिए कितना अच्छी सी चीज़ है कि इस एलन ऑक्टविन ह्यूम पर भारत के लोग भी, यानी मैं अगर यहाँ लिखूँ भारतीय भी भरोसा करते थे। यानी ये एलन ऑक्टविन ह्यूम जो हैं वो ऐसे व्यक्ति थे जिन पर अंग्रेज भी भरोसा करते थे और भारतीय भी भरोसा करते थे।
अंग्रेज़ कैसे भरोसा करते थे? तो बेटा मैं आपको बताऊं, पहली चीज़ तो ये खुद अंग्रेज़ थे। पहली बात, ये खुद अंग्रेज़ थे। और देखिए कई बार कहा जाता है कि अपना व्यक्ति अपना ही होता है, ये खुद अंग्रेज़ थे। दूसरी बात, अंग्रेज़ अधिकारी रहे थे। तीसरी बात बेटा, एक इन्होंने हमारे देश में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो अंग्रेज़ अधिकारी था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन को इन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसे हम लोग सिमला रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस लॉर्ड डलहौजी को इसने एक रिपोर्ट दी जिसे हम लोग सिमला रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस सिमला रिपोर्ट में कुल 6 पुस्तकें थी। 6 इन्होंने अलग अलग इसके एडिशन बनाए थे, 6 अलग अलग इनकी किताबें थीं। और इस सिमला रिपोर्ट में ये लिखा था कि अगर अभी हमने भारतीयों पर ध्यान नहीं दिया, यदि हमने भारतीयों की बातों को नहीं सुना तो एक बड़ा आंदोलन होगा। 1857 की क्रांति से भी बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें भारतीयों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा न हो कि 1857 से बड़ा आंदोलन हो और हमसे भारतीय सत्ता छीन लें और हमको वापस बाहर इंग्लैंड भेज दें। यानी इसी कारण अंग्रेज़ इन पर भरोसा करते थे। अच्छा, भारतीय क्यों भरोसा करते थे? क्योंकि इन्होंने भारत में पुलिस सुधार किया, शिक्षा के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया। ये अक्सर अंग्रेज़ सरकार को पत्र लिखते थे, भारतीय लोगों की समस्या, हम लोगों की समस्याओं को लेकर के ये अक्सर अंग्रेज़ सरकार को पत्र लिखते थे। और इन्होंने एक बड़ा फेमस पत्र लिखा, इन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा जिसका नाम था एन ओल्ड मैन होप। एन ओल्ड मैन होप। बेटा इसे अगर हम हिंदी में बोले तो एक वृद्ध की इच्छा, एक एन ओल्ड मैन होप। हिंदी में बोले तो एक वृद्ध की इच्छा। ऐसा इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। और इस आर्टिकल में इन्होंने क्या शानदार 2 बातें लिखी जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात इन्होंने ये लिखी कि भारत में एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी यानी जीवन भर, आजीवन, भारत में एक व्यक्ति, ओल्ड मैन, बुजुर्ग होने तक एक व्यक्ति के पास सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। एक भारतीय व्यक्ति के पास पूरी जिंदगी सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। वो क्या होती हैं? पहली चीज़ है काम, काम, काम। और दूसरी चीज़ है भूख, भूख और भूख। किसी भी भारतीय के पास एन ओल्ड मैन होप, इन्होंने आर्टिकल लिखा था, किसने? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। और इसने ये कहा था एक भारतीय के पास पूरी ज़िंदगी काम, काम, काम और भूख, 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 बस यही रहती है। क्या यही आपका शासन है? क्या यही आपकी नीतियां हैं? क्या यही आपके कार्य करने की, क्या यही जनता के हितों की रक्षा है कि एक व्यक्ति पूरी ज़िंदगी सिर्फ काम, काम, काम करता है और उसे मिलता क्या है? भूख, भूख, भूख। मुझे लगता है ऐसा इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कहा। अच्छा, फिर इसी में इन्होंने एक बात तो ये लिखी और दूसरा आर्टिकल जो इन्होंने लिखा भारतीय युवाओं के लिए लिखा इन्होंने दूसरा आर्टिकल। और दूसरे आर्टिकल में इन्होंने क्या लिखा मैं आपको बोल के बताता हूँ कि हिंद के बेटों, इन्होंने लिखा अपने इस आर्टिकल में एन ओल्ड मैन होप में कि हिंद के बेटों हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? हिंद के बेटों हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? क्या किसी देवता से सहायता का या किसी देवता से मदद का इंतजार कर रहे हो? अरे संघर्ष करो और याद रखना पीढ़ियाँ अपना भाग्य स्वयं लिखती हैं। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये बहुत ही महान स्टेटमेंट है जो कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा लिखा गया था।
इकाई में एन ओल्ड मैन होप में कि हिंद के बेटो अरे हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो, क्या किसी देवता से मदद का इंतजार कर रहे हो, संघर्ष करो और याद रखना पीढ़ियां अपना भाग्य स्वयं लिखती हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे वो ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीयों के बारे में भी सोचते थे और अंग्रेज़ों के बारे में भी सोचते थे, और दोनों ही लोग इन पर भरोसा करते थे। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अंग्रेज़ भी भरोसा करते थे और भारतीय भी भरोसा करते थे। तो कुछ भारतीयों का ये मानना था कि ये जो है ना, ये जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है और इसने जो पार्टी बनाई है, आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस, ये पार्टी जो है ना अंग्रेज़ों के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करती है, सेफ्टी वॉल्व का काम करती है। इसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी या सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भी कहते हैं। बेटा सेफ्टी वॉल्व क्या होता है, ज़रा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हर व्यक्ति के यहाँ, आपके घर में, मेरे घर में, आप देखते हैं कुकर होता है, और कुकर में जब ढक्कन लगा देते हैं उसमें कुछ भी पक रहा होता है तो उसके बाद सीटी आना स्टार्ट हो जाती है कि भैया 2 सीटी आएगी तो गैस बंद कर देना, 4 सीटी आएगी तो गैस बंद कर देना। आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि सीटी खराब हो जाए और किसी भी वजह से प्रेशर अंदर से बाहर ना आ पाए, सीटी ना बज पाए, सीटी से प्रेशर ना निकल पाए, तो क्या होगा ये कि धीरे धीरे कुकर में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि कुकर फट जाएगा, और कुकर फटने से एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और कुकर फटने से एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कुकर के ढक्कन में हैंडल के नीचे एक सेफ्टी बल्ब लगाया जाता है, एक पतली सी चद्दर लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? ताकि यदि सीटी खराब हो जाए तो ये चद्दर फट जाए और एक बड़ा नुकसान होने से बच जाए। इसी तरह कुछ भारतीय कहते थे कि ये कांग्रेस अंग्रेज़ों की सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व है मतलब ये है कि जब जब देश में बड़ा तनाव होता है, जब जब देश में बड़ा असंतोष होता है, जब जब देश में बड़े आंदोलन की भूमिका बनती है, तब कांग्रेस के द्वारा वो क्या आंदोलन जो है ठंडा कर दिया जाता है, गुस्सा ठंडा कर दिया जाता है, उस प्रेशर को कम कर दिया जाता है। अगर ये कांग्रेस ना हो तो पूरा कुकर एक साथ फटेगा, पूरे देश का आक्रोश एक साथ फटेगा और उसमें अंग्रेज़ों का विध्वंस हो जाएगा। और ये सेफ्टी वॉल्व कांग्रेस को किसने कहा है? तो बेटा 1916 में 1960 में लाला लाजपत राय ने अपना एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था यंग इंडिया में इन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेज़ों का सेफ्टी वॉल्व है, जो कि भारत में पूरे देश में होने वाले आक्रोश को संभाल लेती है। ऐसा बेटा इन्होंने कहा था, और इन्होंने एक बढ़िया सा स्टेटमेंट दिया था कि ये जो सेफ्टी वॉल्व है ना, ये जो कांग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यहाँ मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो करा रहा हूँ बेटा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वाला टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किसने कांग्रेस को अंग्रेज़ों का सेफ्टी वॉल्व कहा है। तो बेटा लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में क्या कहा है? कांग्रेस को अंग्रेज़ों का सेफ्टी वॉल्व कहा है। इसने बताया है कि पूरे देश में जो विद्रोह आक्रोश पैदा होता है, उस आक्रोश को
कम करने का काम ये कांग्रेस करती है। और इन्होंने इस कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया है। चलिए, एक तरफ तो ये बात हो गई, दूसरी तरफ एन ओल्ड मैन में ये इतना पक्ष लेते थे भारतीयों का, इतना सब कुछ करते थे भारतीयों के लिए, तो यहाँ कुछ लोगों ने कांग्रेस को क्या माना है? तड़ित चालक, भारतीयों का तड़ित चालक, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, तड़ित चालक, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। तड़ित चालक क्या होता है बेटा? तड़ित चालक ये होता है कि जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं उनमें एक लोहे की रॉड लगी होती है और उस रॉड से तार बंधा होता है और वो तार ज़मीन में गया होता है। जब आकाशीय बिजली गिरती है तो उस रॉड पे आती है और उस रॉड के थ्रू ज़मीन में चले जाती है। अगर ये तड़ित चालक न लगा हो तो किसी भी बड़ी बिल्डिंग पर बिजली गिरेगी और बिल्डिंग को बड़ा नुकसान होगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा? इसी तरह कांग्रेस, हमारे देश में जितनी पार्टियां बनी थी, अंग्रेज सरकार सारी पार्टियों को समाप्त कर देती थी, अंग्रेज सरकार सारी पार्टियों को ख़त्म कर देती थी। अंग्रेज़ इस पार्टी को, किसी पार्टी को समाप्त कर देते थे, किसी भी दल को समाप्त कर देते थे। इसीलिए इस एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को या कांग्रेस को क्या माना गया? तड़ित चालक माना गया है, जो कि भारतीयों के क्रोध को, जो कि अंग्रेजों के क्रोध को समाप्त करने का काम करता था। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ऐसे व्यक्ति थे जिन पर अंग्रेज भी भरोसा करते थे और भारतीय भी भरोसा करते थे। अंग्रेज क्यों करते थे, हमने इस पर डिस्कशन किया है, और सेफ्टी वॉल्व का क्या सिद्धांत था ये भी हमने समझने का प्रयास किया है। इधर भारतीयों के लिए ये तड़ित चालक का, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर का काम करता था, क्योंकि अंग्रेज सरकार के क्रोध को ये एक थोड़ा सा शांत करने का प्रयास करता था। अब हम कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ विषय वस्तुओं पर डिस्कशन करते हैं। चलिए आइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा। 1883 में 1883 की बात है। 1883 में 1883 में कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। देखो दोबारा से, 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये जो ए.ओ. ह्यूम हैं, ए.ओ. ह्यूम जो हैं वो एक लेक्चर दे रहे थे, एक व्याख्यान दे रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, छात्रों की सभा को। और इस छात्रों की सभा में इन्होंने इन छात्रों से आह्वान किया, क्या आह्वान किया कि आप लोगों को एक राष्ट्रीय दल बनाना चाहिए, राष्ट्रीय दल बनाना चाहिए। ये इन्होंने डिसीजन, ऐसा इन्होंने कहा था, राष्ट्रीय दल बनाना चाहिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों से इन्होंने कहा था। व्याख्यान खत्म होने के बाद इन्होंने 1884 में खुद एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। और उसके बाद बेटा 5 दिसंबर 1885 को इन्होंने हिंदू नामक समाचार पत्र में एक ऐड निकलवाया, एक सूचना निकलवाई। 5 दिसंबर 1885 को हिंदू नामक समाचार पत्र में इन्होंने एक ऐड या एक आर्टिकल निकलवाया कि भैया ये जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन का एक सम्मेलन पूना में होने जा रहा है,
तो जो लोग इस राष्ट्रीय स्तर के दल में जुड़ना चाहते हों वो कृपया करके पूना पहुँचें। और बेटा उसके बाद 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में या मुंबई में इसका सम्मेलन प्रारंभ हुआ। आप सोच रहे होंगे कि सर समाचार पत्र हिंदू में खबर प्रकाशित हुई थी कि पूना में सम्मेलन होने वाला है और आप अब यहाँ बता रहे हैं कि भैया मुंबई में सम्मेलन हुआ। वो इसलिए क्योंकि उस समय पूना में जो है वो क्या हो गया था, हैजा की बीमारी फैली हुई थी, इसीलिए इन सब नेताओं को फिर मुंबई बुलाया गया। और बेटा यही जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है, इंडियन नेशनल यूनियन जो है, इसी का नाम दादा भाई नेहरूजी के कहने पर, या हम ऐसे कर लें दादा भाई नेहरूजी के कहने पर, इसी का नाम बेटा आगे चल के किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है लोगों का संगठन या लोगों का जुड़ना। मैं आपको बता रहा था, मैं आपको डिस्कशन कर रहा था कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। तो 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में A.O. ह्यूम एक लेक्चर दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों से ऐसे कहा, आह्वान किया कि आप लोगों का एक राष्ट्रीय दल होना चाहिए। और 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक दल की स्थापना की। 5 दिसंबर 1885 को हिंदू नामक समाचार पत्र में ये खबर फैलाई गई कि 28 दिसंबर 1885 को कहाँ, पूना में एक सम्मेलन होने जा रहा है। लेकिन पूना में हैजा की बीमारी फैलने के कारण गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में इसका पहला सम्मेलन हुआ और दादा भाई नेहरूजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ये कांग्रेस की स्थापना के बारे में हमने पढ़ा, ये कांग्रेस की स्थापना से संबंधित हमने जो है वो चीज़ों को देखा। यहाँ हम A.O. ह्यूम के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इसे नोट कर लें इन A.O. ह्यूम के बारे में। पहली चीज़, ये A.O. ह्यूम जो हैं वो 1885 से 1906 यानी 11 साल, 1885 से 1906 तक ये जो A.O. ह्यूम हैं वो कांग्रेस के क्या रहे थे, सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी, सचिव। ये कांग्रेस के सेक्रेटरी या कांग्रेस के सचिव थे। पहली बात 1885 से 1906, 11 साल तक। दूसरी चीज़ बेटा 1912 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1912 में 1912 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1912 में इनकी मृत्यु जब हुई तो उस समय बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था। उस साल बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने A.O. ह्यूम को अपना पितामह मतलब फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस घोषित किया। इसी तरह A.O. ह्यूम को जो है 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में कांग्रेस का पितामह घोषित किया गया। चलिए अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों की। आप प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। और देखो बेटा आप इस चीज़ को समझिएगा, आपने हो सकता है PCS का फॉर्म डाला हो। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, SSC की बात मैं आपको बताऊं, SSC में जो है वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे MTS का हो, चाहे CGL का हो, चाहे CHSL का हो, चाहे CPO का हो, CPO में नहीं होता, माफ़ी चाहूँगा, CGL, MTS और CHSL तीनों में। इसके अलावा यूपी सरकार में समीक्षा अधिकारी हो, RO हो,
लोअर पीसीएस हो, पीसीएस अपर हो, या उधर असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हो, या आईएएस का पेपर कह सकते हैं, या पीसीएस का पेपर कह सकते हैं, लोअर पीसीएस कह सकते हैं, इन पेपर में क्या होता है, हमेशा एक निबंध लिखाने आता है, ऐसे लिखाने आता है। और ये ऐसे सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। बहुत सारे पेपरों में ये ऐसे क्या होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आईएएस और पीसीएस में तो इसके नंबर जुड़ते हैं, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट में ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस में सिर्फ ये क्वालिफाइंग होता है। सीजीएल में भी सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन कितने सारे बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, इसमें फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते? क्योंकि बच्चों का अपना कोई व्यू या अपना विचार नहीं होता है। आजकल का बच्चा, यानी आज मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप बच्चे बहुत अच्छे हैं। आजकल का बच्चा ऐसा होता है, लूसेंट की किताब लाया, रट रहा है, पानी पी रहा है, रट रहा है, पानी पी रहा है, रट रहा है, पानी पी रहा है, 2 दिन बाद भूल गया। तो हर चीज़ को आप समझिए और उसके बाद अपने हाथ से एक साफ सुथरा नोट्स बनाइए। चलिए हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। पहली चीज़, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वाइसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। पहली बात, ये लॉर्ड डफरिन भारत का वाइसराय था। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दूसरी बात, कांग्रेस के नेता हर साल मतलब प्रत्येक वर्ष 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में एक सम्मेलन आयोजित करते थे, या एक मीटिंग या एक बैठक आयोजित करते थे। और बेटा ये बैठक 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर 4 दिन चलती थी। और इस बैठक को बेटा कांग्रेस का अधिवेशन या सेशन कहा जाता था। कांग्रेस का अधिवेशन या सेशन कहा जाता था। इसमें पहले 2 दिन इस बात पर विचार विमर्श होता था कि लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या किया है, लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या किया है, क्या हमारी सफलताएं हैं, क्या हमारी असफलताएं, यानी निष्कर्ष रहता था। और इन 2 दिन क्या होता था, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल के लिए हमें क्या करना है, अगले साल की हमारी क्या नीतियां होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन होता था। मैं ऐसा बता रहा हूं आपको, और इसे कांग्रेस का अधिवेशन कहा जाता था, सेशन ऑफ कांग्रेस। तीसरी चीज़, कुछ स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट तो वही जो लाला लाजपत राय जी ने बोला है, लाला लाजपत राय साहब ने जो बोला है, ये प्लीज़ याद रखिएगा कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है, दिमाग की उपज है। पहला स्टेटमेंट बेटा। दूसरा स्टेटमेंट डफरिन ने दिया, यानी डफरिन भाई क्या कहते हैं, डफरिन भाई ये कहते हैं कि ये जो कांग्रेस है वो समाज के एक अल्पसंख्यक समूह का संगठन है, अल्पसंख्यक समूह का संगठन है। और इस अल्पसंख्यक समूह की संख्या वो क्या है, बहुत कम है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से किस वाइसराय ने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक समूह का या अल्पसंख्यक लोगों का संगठन है जिनकी संख्या बहुत कम है, तो वो है लॉर्ड डफरिन। तीसरी चीज़, आप लॉर्ड कैनिंग के बारे में याद रखें। लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा इसके लिए, तो लॉर्ड कैनिंग ने एक बड़ा गंदा सा बयान दिया कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है, अंतिम घड़ियां गिन रही है।
और मैं चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल में ही ऐसा संभव हो। ये आपके लॉर्ड कैनिंग ने कहा। फिर उसके बाद अगला, लॉर्ड कैनिंग के बाद एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट बंकिम चंद्र चटर्जी का, बंकिम चंद्र चटर्जी का। बेटा बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, अक्सर पूछा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने कहा था कि कांग्रेस के नेता जो हैं, देखिए मैं लिखता हूं दोबारा से, कांग्रेस के नेता पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि कांग्रेसी नेता पदों के भूखे हैं, तो वो हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। अच्छा, अब तिलक ने क्या कहा? तो तिलक ने ये कहा कि साहब जो है, यदि इसी तरह वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, तिलक के बाद जो है वो एक फेमस स्टेटमेंट और वो है अश्वनी कुमार दत्त का। अश्वनी कुमार दत्त, और इन्होंने, अश्वनी कुमार दत्त ने, जो ये कांग्रेस का सम्मेलन होता था, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, इसे क्या बताया है? 3 दिन का तमाशा। 3 दिन का तमाशा। और एक लास्ट स्टेटमेंट और छूट गया बेटा, उसको मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा है। याचना संस्था मतलब एक ऐसी संस्था जो अंग्रेज़ों से याचना करती रहती है कि प्लीज़ ऐसा कर दीजिए, प्लीज़ ऐसा कर दीजिए। ये कुछ स्टेटमेंट, आप कुछ महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखें। एक तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। दूसरी बात, कांग्रेस का हर साल अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर के बीच में होता था, यानी 28 से 31 दिसंबर के बीच में कांग्रेसी नेता मिलते थे, डिस्कशन करते थे, विचार विमर्श करते थे, जिसे हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन कहते हैं। ये अधिवेशन 28 और 29 यानी 2 दिन लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया इसका निष्कर्ष देखते थे, और 30 और 31 को नेक्स्ट ईयर क्या करना है इसका डिस्कशन देखते थे। इसके बारे में अब कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, जबकि डफरिन ने क्या कहा था? कांग्रेस अल्पसंख्यक समूह का एक संगठन है जिनकी संख्या इस समाज में बहुत कम है। लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा था? कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है और ये मेरे कार्यकाल में ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसने कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं इस कार्य में उसकी मदद करूं। लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट था कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे कार्यकाल में मैं इनकी मदद करूं। फिर उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के नेता पदों के भूखे हैं, इनको पद मिल जाए खुश हो जाते हैं। तिलक ने कहा था यदि इसी तरह वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा कि ये जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है ना, वो 3 दिन का तमाशा है और कुछ नहीं है। और बिपिन चंद्र पाल ने इसे याचना संस्था के नाम से पुकारा है।
तो ये हमारा आज का विषय जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस था। आज हमने इसमें कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विषय और वस्तुओं को देखा है। अब हम अगली क्लास में यानी कल कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, उन वो अधिवेशन कब हुए हैं, कहाँ हुए हैं, उनके अध्यक्ष कौन थे और उन अधिवेशन में हुआ क्या, इस चीज़ को डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग कांग्रेस के पहले 4 अधिवेशन, जो कांग्रेस के फर्स्ट 4 अधिवेशन हुए हैं, उनको डिस्कशन कर लेते हैं या उन पर विचार विमर्श कर लेते हैं। तो सुनिए ज़रा, कांग्रेस के पहले 4 अधिवेशन पे अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में 1885 में बेटा डेट क्या थी तो 28 से 31 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और बेटा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष या इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब। व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। और इसके रिगार्डिंग आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखना है कि बेटा इस अधिवेशन में कुल 72 यानी 72 लोगों ने भाग लिया था। इसमें कुल 72 या 72 लोगों ने भाग लिया था 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अच्छा, अब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में 1886 में कहाँ हुआ? कलकत्ता। ये तो क्रांति का गढ़ था, ये जान लीजिए आप। बंगाल तो क्रांति का गढ़ रहा है क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपना अत्याचार बंगाल से ही प्रारंभ किया था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में बेटा लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसी नेताओं को एक चाय पार्टी दी। और ये जो चाय पार्टी है वो एक गार्डन में हुई थी, इसीलिए हम इसे गार्डन पार्टी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि किस वाइसराय ने कांग्रेस के नेताओं को चाय पार्टी या गार्डन पार्टी दी? तो भैया वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसी नेताओं को एक चाय पार्टी या गार्डन पार्टी दी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा समझता हूँ, हालांकि ये सत्य नहीं है, हो सकता है सत्य हो सकता है नहीं भी हो, नहीं की चांसेस ज़्यादा हैं। मुझे ये लगता है कि समाज के कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं, आप भी जानते फैलाते, और कभी कभी मुझे लगता है शासन या सरकार भी अफवाहें फैलाती है ताकि लोगों के विचार देखे जाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल लें तो कहीं से शासन के किसी व्यक्ति के द्वारा ये अफवाह फैला दी गई कि भैया देश में 1 महीने का संपूर्ण कर्फ्यू लगने जा रहा है। ऐसी अफवाह फैलाने के बाद देश में ये देखना चाहती है सरकार कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा। कई बार शासन के द्वारा अफवाहें फैलाई जाती हैं, ऐसा लोगों का भी मानना है और हो सकता है शायद मैं भी मान लूँ। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार कहीं से ऐसी अफवाह फैलाई गई, कांग्रेस मजबूत ना हो, स्ट्रांग ना हो, तो ऐसी अफवाह फैलाई गई कि ये कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का संगठन है और कृपया करके मुस्लिम इस संगठन से दूर रहें। तो बेटा इसका जवाब देने के लिए 1887 में कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन हुआ, मद्रास में सेशन हुआ।
और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब साहब जो हैं वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1888 में यानी 1888 में कहाँ हुआ? 1888 में अगला अधिवेशन कांग्रेस का 1888 का अधिवेशन जो है वो हुआ इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में हुआ। और इसके अध्यक्ष थे आपके जॉर्ज यूले। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले साहब, और जॉर्ज यूले इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले पहले इसके अंग्रेज अध्यक्ष थे। इनसे पहले कोई अंग्रेज अध्यक्ष नहीं बना था। जरा सुनिएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और इस अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। दूसरा 1886 में कलकत्ता में हुआ दूसरा अधिवेशन। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और इसमें लॉर्ड डफरिन ने सभी कांग्रेसी नेताओं को एक चाय पार्टी या गार्डन पार्टी दी थी। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ऐसा बहुत सारी पुस्तकों में मिलता है, और आप याद भी रखिएगा कि ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी को भारत का द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के महान वयोवृद्ध व्यक्ति, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने जो अंग्रेज हमारे देश से धन लूट के ले जा रहे थे, तो उस पर एक सिद्धांत दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, और इस पर इन्होंने पुस्तक, बेटा ये मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको लिखिएगा, पढ़िएगा, याद करिएगा। दादा भाई नौरोजी को द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के महान वयोवृद्ध व्यक्ति। दूसरी चीज़, जो अंग्रेज़ हमारे देश से धन संपत्ति लूट के ले जा रहे थे, उस पर इन्होंने धन का बहिर्गमन या धन निकासी का सिद्धांत दिया, जो इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया में दिया है। इन्होंने बेटा यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की, और बेटा इन्होंने 1867 और 68 में, इन्होंने 1867 और 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक, यानी भारत का एक व्यक्ति 1867 और 68 में इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक बताई, 20 रुपये पर एनम बताई। यही पहले व्यक्ति हैं जो कि बेटा भारत, जो ये पहले भारतीय है जिनका ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुआ। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटेन में एक स्थान है फिन्सबरी से ये ब्रिटेन में संसदीय सदस्य चुने गए। ये फिन्सबरी से ब्रिटेन, इंग्लैंड की संसद में सदस्य चुने गए, पहले भारतीय व्यक्ति थे, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। फिर कांग्रेस में तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अच्छा, और इस अधिवेशन में वकीलों ने, ये इसको अधिवक्ता अधिवेशन भी कहा जाता है। अधिवक्ता अधिवेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वकीलों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। फिर 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, और जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, यानी ये पहले अंग्रेज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम लोग देखते हैं। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, यहीं तक रखेंगे, यही अधिवेशन रखेंगे। बचे हुए अधिवेशन हम कल की क्लास में देखेंगे। आप इसको बार बार देखिएगा, पढ़िएगा, और इस पर एक शानदार सा नोट्स बनाइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस पर लाइक करिएगा। लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइएगा। सुबह मेरी क्लास होती है, और प्रत्येक शाम सोमवार से लेकर शनिवार तक
शाम को 8:30 बजे रोहित सर की मैथ की क्लास होती है। आप दोनों क्लास अटेंड करिएगा और इनका पूरा लाभ लीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।